Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. आज हम स्टार्ट करेंगे CSR और CSR समझने के बाद हम देखेंगे कि CSR के मॉडल्स क्या होते हैं जो हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि CSR क्या होता है। तो CSR ये शॉर्ट फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जब भी कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है सर्टन लिमिट से ज़्यादा, या फिर उनका जो टर्नओवर है, नेट वर्थ है, वो सर्टन लिमिट से ज़्यादा वो कमा रहे हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो अच्छे काम के लिए देना चाहिए। अच्छा काम को ही क्या कहेंगे हम, कि सोशल वर्क में उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो चाहे उनके एम्प्लॉयज़ के लिए हो या बाहर किसी चैरिटी में वो दे सकते हैं, या किसी और भी अच्छे काम के लिए वो उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स अगर आपका मुनाफा हो रहा है तो उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा जो है उसे अच्छे काम के लिए लगाना है। और ये अभी रूल बन चुका है कि हर वो कंपनी जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नेटवर्थ, टर्नओवर या उनका नेट प्रॉफिट उतने लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो उन्हें कुछ हिस्सा जो है CSR एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो CSR एक्टिविटी है उसके मेरिट्स क्या होते हैं। ये मीनिंग यहाँ पर दिया है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जो मैंने आपको कहा है उसी को उन्होंने थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखा है, बहुत आसान है लगे। मेरिट्स में क्या होगा, मेरिट्स मीन्स क्या फ़ायदे हो गए अगर हम CSR एक्टिविटी में अपना जो कंपनी का कुछ मुनाफा है वो जोड़ने लगेंगे। तो मेरिट्स ये है कि सबसे पहले ब्रांड इमेज और रेप्यूटेशन। ब्रांड इमेज और रेप्यूटेशन का क्या मतलब होगा कि जब भी आपकी कंपनी किसी ऐसे काम में डोनेशन करेगी, चैरिटी करेगी या कुछ अच्छे काम में कंट्रीब्यूट करेगी, तो जो कंपनी का जो इमेज है उसमें बेहतरी होगी, कंपनी का जो रेप्यूटेशन है वो और मार्केट में इंक्रीज़ होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमारी जो कंपनी का इमेज है, जो रेप्यूटेशन है, वो मार्केट में इंक्रीज़ होगा। दूसरा है सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। अब सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी क्या होगा कि जब भी आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस का सेल कर रहे हो या प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स है, जो पुराने कस्टमर्स है, वो भी आप ही के साथ जुड़े रहेंगे और उनके साथ ही साथ नए कस्टमर्स भी आएंगे। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं कि अगर हम सपोज़ बीच में ये ऐड वगैरह में भी आता था कि आपने कोई एक वॉशिंग पाउडर लिया तो उसका 1 रुपया किसी लड़की के एजुकेशन के लिए जाएगा, या अगर आपने कोई सा भी एक फेस वॉश लिया तो उसका 1 रुपया वो कोई पेड़ लगाने में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा बहुत से एड्स वगैरह में भी हम सुनते हैं। उसके बाद है इनोवेशन और लर्निंग। इनोवेशन और लर्निंग मीन्स हम कुछ इनोवेशंस के जो टेक्निक्स है वो कर पाएंगे, हम कुछ सीख पाएंगे। उसके बाद आएगा एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़। अगर आपकी इमेज अच्छी रही मार्केट में, अगर आपका मुनाफा भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके जो एम्प्लॉयज़ है, जो आपके लिए काम करते हैं, अगर वो कहीं और जाकर काम करना चाहे तो आप उन्हें अच्छे रीज़न्स दे सकोगे कि आपकी कंपनी बेहतर क्यों है, आप लोग और क्या क्या अच्छा करने वाले हो, किस तरह आपकी कंपनी और आगे बढ़ने वाली है। इस तरह से आप उन्हें रोक भी सकते हो और नए एम्प्लॉयज़ भी आप जो है हायर कर सकते हैं। लास्ट में आएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव। तो अगर आपका सेल्स अच्छा हो रहा है, अगर आपकी कंपनी की इमेज, रेप्यूटेशन जो है वो बढ़ती जा रही है मार्केट में, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सही से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से आपका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का वो इम्प्रूव होगा, वो ग्रो होगा। तो
ये है कुछ मेरिट्स। अब ये जो मेरिट्स है, अब ये जितने भी मेरिट्स हमने समझे हैं, इन्हें आपको बस समझ कर लेना है, इन्हें याद नहीं करना है, ना ही इसे आपको अपने बुक्स में नोट डाउन करना है। मैं फिर से कहूँगी, ये जो भी मेरिट्स है बुक्स में नोट डाउन मत कीजिएगा, ये कभी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है और ये याद करने वाली चीज़ भी नहीं है, इसे आपको बस समझ के लेना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ ऑप्शन में आया भी तो आप इजीली इसे समझ पाओगे, इसका जवाब दे पाओगे। तो इसे नोट मत कीजिएगा, बस समझ कर लीजिएगा। उसके बाद हम अब देखेंगे कि CSR कौन कौन सी कंपनी दे सकती है और क्या क्या उसके लिमिट्स होंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है कि जो 1 अप्रैल 2014 है, तब से ये जारी किया गया कि हर एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को CSR के लिए कंट्रीब्यूट करना है। कब से? 1 अप्रैल 2014 से। 2014 से ये कहा गया है कि हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसे जो है CSR के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। अब कब कंट्रीब्यूट करना होगा? पहले तो उस कंपनी का जो नेट वर्थ है वो कितना होना चाहिए? 500 करोड़ होना चाहिए या 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो उस कंपनी का नेट वर्थ है वो 500 करोड़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, अगर उस कंपनी का सपोज नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या देखेंगे हम? फिर हम देखेंगे कि उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ होना चाहिए। कितना? 1000। अगर उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, 1000 करोड़ से कम का है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बट अगर उस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो फिर उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस कंपनी को जो है CSR में कंट्रीब्यूट करना होगा। अब ये जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, क्या ये तीनों होंगे तो ही कर सकते हैं या 2 होंगे तो कर सकते हैं? नहीं, ये जो 3 पॉइंट्स है, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, इन तीनों में से कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कंपनी का फुलफिल हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो उस कंपनी को फिर CSR में कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये क्राइटेरिया कौन सी एप्लीकेबल है। तो ये एक ही एनी वन क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए इन तीनों में से, या तो नेटवर्थ या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट। तीनों में से अगर एक भी है तो उस कंपनी को करना ही होगा। 2 है तो करना है, 3 है तो करना ही है, बट मिनिमम क्या होना चाहिए? एक होना ही चाहिए। ठीक है, और सपोज अभी वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ है उस साल का, तो अब कितना CSR में देगा वो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। अब 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट कैसा होगा? सपोज 2020 का उसका 5 करोड़ है, तो 2020 का प्रॉफिट देखेगा वो, फिर 2019 का उसका जो प्रॉफिट होगा और 2018 का जो प्रॉफिट होगा। इन तीनों सालों का प्रॉफिट, इन तीनों साल का प्रॉफिट जो कि है 15, और अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो वो कितना होगा? 5 करोड़। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे 3 साल, ठीक है, यहाँ पे दिया इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तो अगर ये 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज जब हम निकालेंगे, यहाँ पे आ रहा है 5 करोड़, तो इस 5 करोड़ पे जो 2% होगा, इस 5 करोड़ का जो 2% होगा वो ही क्या होगा? वो होगा CSR का फंड जो उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना होगा। समझ गए सब जन कैसे देखना है? पहले नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ये तीनों देखेंगे। इन तीनों में से जो एक है, इन तीनों में से अगर एक भी उस कंपनी का फुलफिल हो रहा है
2% पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का। पिछले 3 साल के अगर प्रॉफिट्स देखे उसका एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकाल के जो अमाउंट आएगा उस पर 2% उस पर चार्ज। ये जो कैलकुलेशन है ये ज़रा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बिल्कुल पूछा नहीं जाता। एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको बस ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000 और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ये पूछा जाएगा। और ये जो 2% है 3 साल का, ये आपको स्टेटमेंट रिजल्ट में पूछा जाएगा, या मैच द फॉलोइंग में भी ये जो नेटवर्थ टर्नओवर ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें जो है ये नोट करनी है और ये याद रखनी है। ये 3 क्राइटेरिया और 2%, ये आप अपने बुक्स में नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको समझ आना चाहिए इसलिए मैंने बताया। कैलकुलेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंटर। पॉइंटर में क्या कहा गया है? पॉइंटर में कहा गया है कि 2019 में कुछ चेंजेस हुए थे CSR के जो एक्ट्स है उसमें। तो उन चेंजेस में क्या कहा गया कि जब भी कोई कंपनी अपना जो CSR का अमाउंट है वो साइड में जमा करती है किसी अकाउंट में या कोई फंड की तरह, तो अगर वो जो 2 करोड़ है, सपोज 2 करोड़ किसी कंपनी ने, सपोज किसी कंपनी ने 1 करोड़ CSR का कंट्रीब्यूशन था उनका किसी 1 साल का। अब अगर उन्होंने वो जो 1 करोड़ है वो इस्तेमाल नहीं किए 3 सालों तक, मीन्स आने वाले जितने भी 3 साल है उतने 3 सालों में वो 1 करोड़ में से सपोज 50 लाख यूज़ किया है और 50 लाख ऐसे ही है, वो 50 लाख बाकी के यूज़ ही नहीं किया और तीसरा साल भी ख़त्म होने आया है। तो अब क्या करना होगा उस कंपनी को? अगर वो 3 साल तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो क्या करेंगे वो वापस अपने अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में ले सकते हैं क्या उस पैसों को? नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा हम इतने तेज मत बनो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस्तेमाल नहीं करोगे 3 साल तक फिर अपने बिजनेस अकाउंट में वापस दोबारा से डाल दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी वो तीसरा साल खत्म होने को होगा उसके 30 दिन पहले, मीन्स जो तीसरा साल का आखिरी महीना होगा उस महीने तक अगर आपका वो जो 3 साल पहले का CSR फंड का जो पैसा है वो आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर आपको वो जो पैसा है उस अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करना होगा, उसे फॉरवर्ड करना होगा एक स्पेशल अकाउंट में। और वो स्पेशल अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसका क्या होगा? उसका वही होगा जो गवर्नमेंट चाहती है। ये दिया गया है शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट में कि अगर तुम रख रहे हो, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट भूल जाएगी, फिर तुम वापस बिजनेस में ले लोगे उस पैसे को, तो नहीं, गवर्नमेंट नहीं भूलती। उन्होंने पहले ही प्रोविजन बना दिया है कि अगर तुमने ऐसा किया 3 साल तक भी तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हें स्पेशल फंड जो अकाउंट है उसमें उस पैसे को जमा करना होगा और फिर हम देख लेंगे हमें उसका क्या करना है, ठीक है। ये पॉइंट भी एक नया पॉइंट है, 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ है ये CSR एक्ट में, तो ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है CSR क्या है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके कोई भाई बहन हो गए या रिलेटिव्स है या आपके फैमिली में से कोई भी होगा जो कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं, उन्हें इस बारे में पता होगा। अगर उनकी कंपनीज का ये 3 में से कुछ भी एक फुलफिल होता है तो उनकी कंपनीज में भी ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हो सकते हैं, बाहर किसी कॉमन पीपल के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए भी आपको इस पैसे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये CSR टॉपिक समझ में आ गया है। अभी हम देखेंगे CSR के मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मॉडल्स कई स्टूडेंट्स को बड़े डरावने से लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये याद कैसे करना है, तो ये याद करना इजी होता है। ये एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या करूँ मैं अभी इसको एडजस्ट करने के लिए? थोड़ा सा शिफ्ट करूँ। अरे अरे क्या हो रहा है इसको? ठीक है, एडजस्ट हो गया, दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा है सही से। तो अब ये है CSR के कुछ मॉडल्स।
फर्स्ट मॉडल है मिल्टन फ्रीडमैन का मॉडल, जिसे क्लासिक मॉडल भी कहा जाता है, और सेकेंड मॉडल है एड फ्रीमैन का CSR मॉडल। उसके बाद दो थ्योरीज है जो कि है शेयर होल्डर्स थ्योरी और स्टेक होल्डर्स थ्योरी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं मिल्टन, शेयर होल्डर, एड और स्टेक होल्डर, ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मॉडल्स है। बट जो मिल्टन और शेयर होल्डर थ्योरी है उसमें जो भी कहा गया वो एकदम कॉपी पेस्ट सेम है। जो एड फ्रीमैन का मॉडल है और जो स्टेक होल्डर की थ्योरी है वो कॉपी पेस्ट सेम है, उसका मीनिंग सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है। तो ये चार मॉडल्स एक स्लाइड पे आपको नजर आ रहे हैं। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं मिल्टन फ्रीडमैन का जो क्लासिक मॉडल है और ये जो शेयर होल्डर्स थ्योरी है ये क्या है। तो जो मिल्टन भाई साहब थे उनका ये कहना था कि जब भी आप किसी कंपनी को ओपन करते हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो आपकी समाज के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने पर ही ध्यान देना होगा। आपको अपने जो इन्वेस्टर्स है उन्हें खुश रखना है और अपने आप को खुश रखना है। आपको बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये किसका कहना था? मिल्टन का कहना था और शेयर होल्डर्स थ्योरी का भी कहना था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बीच में कि कंपनी और शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉफिट, कि उनका यही मोटो है कि कंपनी को बस प्रॉफिट कमाना है और शेयर होल्डर्स को ही देना है। सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही प्रॉफिट देना उनकी जिम्मेदारी है। ये किसने कहा है? मिल्टन फ्रीडमैन और शेयर होल्डर्स थ्योरी। और मीन्स एंड वाला हिंदी का और। ठीक है, अब जो एड फ्रीमैन है और जो स्टेक होल्डर्स थ्योरी में कहा गया वो कंप्लीटली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट कहा गया है इनमें। अभी इन्होंने क्या कहा है कि कंपनी का जो असली सक्सेस है, रियल सक्सेस, वो किस में होगा? सबकी भलाई में। सबकी भलाई मतलब आपको मुनाफा तो कमाना ही है, बट आपको समाज का भी सोचना है। मतलब आपको एनवायरनमेंट का ध्यान देना है, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान देना है, सोशल कॉज के लिए भी जो अच्छे काम करने चाहिए उसके लिए भी आपको इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना है। मीन्स आपको सभी का सोचना है, सिर्फ अपने बिजनेस का नहीं सोचना। ये किसका कहना था? एड फ्रीमैन का कहना था। तो अब आप इसे याद कैसे रखोगे? फ्रीमैन ने क्या कहा है, फ्रीडमैन ने क्या कहा है, आपको कंफ्यूजन तो होगा ही, है ना। अभी हमारा ब्रेन इतना भी भगवान ने डेवलप करके नहीं दिया है कि हम सब चीज़ें उसमें एकदम से फिट कर दे। थोड़ी बहुत तो टेक्निक लगानी होगी हमें चीज़ों को याद करने की। सही है, तो आप इसे याद कैसे करोगे? जो ये मिल्टन फ्रीडमैन है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट चाहिए, बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे इसको कि इसका दिमाग जो है, ये मैन जो है इसका दिमाग फ्राइड है। फ्रीडमैन, फ्राइडमैन, इसका दिमाग फ्राइड है, इसलिए ये सिर्फ प्रॉफिट के ही बारे में सोचता था। और जो एड फ्रीमैन है, इसके तो नाम में ही फ्री है, ये फ्री मैन है, तो इसका क्या है? सबको दे दो, सब में बांटो, फ्री है ना ये आदमी फ्री है, तो ये क्या बोलता है? सबको बांटो, सबका सोचो, सबको दे दो फ्री में, इसका ये सोचना। तो ऐसे याद रखना, एग्जाम में आपको अगर स्टेटमेंट दिया हो और आपको ऑथर ये पर्सन के नाम पूछे गए हैं तो आप ऐसे याद रखोगे। अगर आपको स्टेटमेंट में नाम पूछा गया और करेक्ट है या नहीं ये बताना है तो भी आपको इजीली ये याद हो जाएगा कि फ्रीडमैन है मीन्स दिमाग फ्राइड है, भेजा फ्राई है उसका, इसलिए वो प्रॉफिट करता था। और जो फ्री मैन है वो फ्री करता है, सबका सोचता है, सबको दो बोलता है, तो इसलिए वो किस मॉडल के लिए एप्ट है? प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। उसने कौन सा मॉडल दिया है? CSR मॉडल दिया है। और किस थ्योरी से सिमिलर है? स्टेक होल्डर्स थ्योरी से सिमिलर है। शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर बहुत आसान है क्योंकि नाम में ही दिया है। शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर के बारे में सोचेगा, स्टेक होल्डर है तो सभी के बारे में सोचेगा। तो देखो
4 मॉडल्स हो गए एक ही स्लाइड पे आपके। और बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट था? कुछ था डिफिकल्ट? लग रहा है आपको कुछ डिफिकल्ट? अगर आप 1-2 महीने के बाद दोबारा से देखोगे तो आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं रहेगा, राइट? और मैंने तो आपको अभी तरीका भी बता दिया है कि आप एग्जाम में कैसे याद रखोगे। फ्रीमैन, फ्री, सब कुछ मुफ्त, और फ्रीडमैन, भेजा फ्राई, प्रॉफिट। ठीक है, आसान था, समझ रहे? इसे भी नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में, बट बहुत शॉर्ट में नोट डाउन करना है। पूरा ये ऐसा चार्ट वार्ट मत बनाओ, या फिर सिर्फ ये जो चार्ट बनाना है वो बनाओ। अगर सिर्फ लिखना चाहते हो नाम तो भी सही रहेगा, मीन्स ऐसे लिखना, मिल्टन लिखो, उसके बाद लिखो क्लासिक मॉडल, फिर लिखना शेयर होल्डर्स थ्योरी और नीचे लिख देना प्रॉफिट। फिर दूसरा लिखना एड फ्रीमैन का CSR मॉडल, उसके सामने स्टेक होल्डर, और दोनों के नीचे बड़े अक्षर में लिख देना कि प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर, मीन्स सबका सोचो। ठीक है, आसान है। अब मैंने तरीका भी बता दिया नोट्स में कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट मॉडल्स कौन से वो देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट 3 मॉडल्स है हम वो देखते हैं। एक है एक्करमैन मॉडल, दूसरा है कैरल का मॉडल, और तीसरा है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल। अब जो एक्करमैन का मॉडल है वो वो दिया गया था 1976 में, और जो कैरल का मॉडल है 1991 में, ये आप नोट कर सकते हो। अब जो एक्करमैन का मॉडल है वो उस मॉडल में क्या कह रहा है? एक्करमैन जो है वो कह रहा है कि जो इंटरनल पॉलिसी गोल्स होते हैं, जो कंपनी के विद इन जो पॉलिसी गोल्स होते हैं उसमें काम करना चाहिए, उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? एक्करमैन। तो जब भी इंटरनल पॉलिसी गोल्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको किसका नाम याद रखना होगा? एक्करमैन का नाम याद रखना होगा। ठीक है, और अब 4 स्टेप्स, 4 वेज में उसने इस मॉडल को समझाया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसके मॉडल में? फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड द सोशल प्रॉब्लम, मीन्स जो प्रॉब्लम है उसे ढूंढना है। प्रॉब्लम क्या है उसे सर्च करना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को स्टडी करना है। स्टडी कैसे करोगे? जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनसे आप सजेशंस लोगे, और उस जो सोशल कॉज का जो कॉमन प्रॉब्लम है उस पे आप स्टडी करोगे। और थर्ड है वर्क ऑन इट मीन्स क्या? जो कॉमन सोशल प्रॉब्लम आपने ढूंढा है उसके बाद आपने जो एक्सपर्ट्स को रखा था उसे समझने के लिए, और आपने जो भी उस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है उसे समझा है, उसके बाद आपको उस पर काम करना होगा। मीन्स क्या? कि उसे सही कैसे किया जा सकता है, क्या क्या हमें तरीके अपनाने होंगे उसे सही करने के लिए। और लास्ट में होगा इवैल्यूएट मीन्स फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट मीन्स उसे अप्लाई किया जाएगा, उसे यूज में लाया जाएगा, प्रैक्टिकल यूज में। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है एक्करमैन के मॉडल्स के। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, दैट इज निमोनिक लिखा है कि फर्स्ट फाइंड, देन स्टडी, वर्क और इवैल्यूएट। अभी ये मैंने निमोनिक क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स आगे भी आप पढ़ोगे, दूसरे टॉपिक्स में भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो आपको तब एग्जाम में कौन से मॉडल में क्या था कैसे याद आएगा? आपको ऐसे याद आएगा कि आप आपके बुक्स में अभी नोट करोगे कि CSR के कितने मॉडल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और उसके सिर्फ निमोनिक्स लिखने हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको लगता है 1-2 महीने के बाद आप भूल जाओगे, दोबारा से आके वीडियो देख लेना, कंसेप्ट आपको याद रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है कंसेप्ट याद रखना। बट आपको स्टेप्स याद नहीं रहेंगे, आप स्टेप्स कंफ्यूज कर दोगे कि कौन से मॉडल के कौन से स्टेप्स है। तो स्टेप्स कैसे याद रखने? निमोनिक्स के जरिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है FSWE। तो ये एक्करमैन के मॉडल का निमोनिक है, 4 स्टेप्स है। ठीक है,
नेक्स्ट है कैरल। अब कैरल में भी आप देख सकते हो 4 स्टेप्स है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैरल का कौन सा था और एक्करमैन का कौन सा था। इसलिए निमोनिक्स लिखना बहुत जरूरी है। और एक जो क्रक्स होता है ना, किसी भी टॉपिक का जो क्रक्स होता है बस उसे दिमाग में याद रखना होता है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो सेट का हो या भले ही नेट का हो, दोनों ही एग्जाम में आपको राइट मतलब लिखना कुछ भी नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सब समझना है। आपको क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शन दिए होंगे, बस आपको याद करना है चीजों को। तो आप पूरा 3-4 सेंटेंस जो है वो याद रख के क्या करोगे मुझे बताओ। क्या वैसा ही सेम सेंटेंस आपको लगता है सेट और नेट में दिया जाएगा? नहीं, सेंटेंस को कैसे भी तरह मरोड़ा तोड़ा जा सकता है, कैसे भी उसको फॉर्म किया जा सकता है। एग्जैक्ट सेंटेंस आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो कि पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट जो है ना उसे बहुत थरो करना होगा। क्रक्स जो है हर टॉपिक का उसे बस याद रखना है, उसे नोटबुक में नोट डाउन करो। और जो मैं आपको निमोनिक्स बोल रही हूँ वैसे निमोनिक्स नोट डाउन करो, बहुत आसान होगा आपको एग्जाम में याद करना। ठीक है, अब कैरल में देखते हैं क्या है। 1991 में उन्होंने मॉडल दिया था। इस मॉडल का जो निमोनिक है वो है ई-लैप। ई-लैप को जो है सीक्वेंस में ही याद रखना। ई-लैप में क्योंकि फर्स्ट आएगा इकोनॉमिक, तो फर्स्ट ई इकोनॉमिक ही होगा, सेकंड है लीगल, थर्ड एथिकल एंड देन लास्ट है फिलैंथ्रोपिक। इस मॉडल को पिरामिड मॉडल भी कहा जाता है। सीएसआर का पिरामिड क्या होता है, होप सभी को पता होगा, सभी को पता होगा पिरामिड क्या होता है। तो इस पिरामिड का जो बेस है, जो एकदम बॉटम हिस्सा है, एकदम लास्ट का हिस्सा है, उसे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का टैग दिया गया है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि हमारी सबसे पहले जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, प्रॉफिट कमाना। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो आप उस क्राइटेरिया में ही नहीं आओगे। अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आओगे तो आप सीएसआर में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जब कंपनी स्टार्ट करोगे आपका सबसे पहला गोल क्या होगा, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होगी कि आपको प्रॉफिट कमाना है। आपने बिजनेस इसीलिए स्टार्ट किया, आपने कंपनी इसलिए शुरू किया कि आप उसमें से कुछ कमा सको, प्रॉफिट कमा सको। तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैरल के मॉडल की वो है इकोनॉमिक। तो आप जब पिरामिड बनाओगे तो पिरामिड में चाहिए तो ऐसे ई-लैप लिख देना। एक मिनट में लिख कर बताती हूँ। अब कैसे लिखूँ मैं यहाँ लिखती हूँ कॉर्पोरेट सिटीजन क्या, बट ये कैरल का मॉडल है। ठीक है, ओहो वाह वाह क्या ड्राइंग है। ड्राइंग को इग्नोर करना, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। ई-लैप ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा। अरे यार ये क्या हो गया, पी नहीं दिख रहा ठीक से, रुको मैं वापस से बनाती हूँ। ये पेन टैब पे ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल का काम है, एक अलग ही टेक्निक है ये। बन जा भाई, इज्जत रख ले मेरी। हाँ बन गया। अब लिखती हूँ मैं यहाँ पे E-L-E-P। इसे नीचे से ऊपर याद रखना है। ठीक है, ई-लैप तो पहले आएगा इकोनॉमिक, फिर आएगा लीगल, फिर आएगा एथिकल, फिर आएगा फिलेंथ्रोपिक। ये यहाँ पे है, मैं ऐसे लिखती हूँ वरना समझ गए ना, समझ तो गए हो गया अभी सब, इतने तो होशियार हो आप, है ना। ई-लैप ऐसे याद रखना। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सबको पता है, ओबे द लॉ। ओबे द लॉ मीन्स क्या होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी है उन्हें हमें मानना है। जो हुक्म मेरे सरकार, जो भी लॉ पॉलिसी अगर आपने उससे कुछ तोड़ा छेड़छाड़ की तो आप पे बहुत बड़ा केस हो सकता है। नहीं केस नहीं, मतलब पता है सबको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पता है, इसको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एथिक्स। एथिक्स मीन्स क्या होता है कि सही और गलत का फर्क। अभी हम सबको पता है कि झूठ बोलना क्या है, गलत बात है, बट कौन कौन है जो झूठ नहीं बोलता है, कमेंट करना। जिसने भी कमेंट किया कि वो झूठ नहीं बोलता है सबसे बड़े झूठे हो तुम।
सब स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, देखना कमेंट जिसने भी किया है कि वो झूठ नहीं बोलता, उसको तुम भर भर के रिप्लाई करना। मैं खुद बोल रही हूँ रिप्लाई करना, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठा होगा जो बोल रहा है कि वो झूठ नहीं बोलता है। हर कोई झूठ बोलता है, ठीक है, बड़ा छोटा वो मायने नहीं रखता, बट बोलता हर कोई है। तो एथिकल में यही कहा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और आपको सही ही करना है। ये नहीं कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हो उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो, या आप अपना जो सोसाइटी है उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो, या आप अपना एनवायरनमेंट बोलो, जो भी चीज़ें बोलो, कि आप अगर एथिकली राइट नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही रॉन्ग है। आपको आपकी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है डू व्हाट इज राइट। अब फिलेंथ्रोपिक, अभी फिलेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है कि कुछ अच्छा काम करना, कुछ डोनेशन करना, कुछ चैरिटी करना, कहाँ पे जाके वॉलंटियर कर लिया आपने, तो ये होता है क्या, मतलब दान पुण्य का जो काम है, ऐसे याद रख लो अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, कि दान पुण्य का जो काम है वो फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। तो इस तरह कैरल ने ये चारों चीजें सीएसआर में कवर कर ली। पहले इकोनॉमिक, पहले बोला प्रॉफिट बनाओ, लीगल, फिर बोला रूल्स रेगुलेशंस को मानो, फिर बोला एथिकल, जो सही है उसी को करो, मतलब किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए उससे, और चौथा है फिलेंथ्रोपिक। ये सब करने के बाद फिर दान पुण्य करो। समझ में आ गया? सिंपल, इजी, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट हुआ भी तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल। बड़ा ही आसान, सबसे आसान मॉडल है, पर मैंने तो इतने कम वर्ड्स में लिखा है कि आपको बस वर्ड से ही समझ में आ जाए कि जब एग्जाम में पूछे कंसिस्टेंटली, सेटिस्फैक्ट्री, एथिकल एक्शन, तो आपको तभी समझ आ जाना चाहिए कि ये कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल है। ठीक है, सभी मॉडल में थोड़ा बहुत वही चीज़ बताई गई है, बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, प्लेन वर्ड्स है, मैंने सेंटेंस भी नहीं लिखे क्योंकि वर्ड से ही आप समझ जाओगे ये मॉडल क्या है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स है सीएसआर के, पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, सीएसआर, मैं तो आप बोलोगे बाकी के मॉडल्स सिखाए नहीं, सीएसआर के ही मॉडल्स की बात कर रही हूँ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसआर के जो मॉडल्स इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं। आपको आपके एंड से कोई और सीएसआर के मॉडल्स गूगल करने हैं, या आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप सर्च कर सकते हो, और थोड़ा बहुत आपको उसको नोट डाउन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वैसे पता नहीं, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, एमएच सेट में भी पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत बाहर से, एनटीए वाले भी पूछ सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते। तो आपको अगर आपके एंड से आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप गूगल करना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, और आपको नोट डाउन भी करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, या आपको आपके फ़ोन में जस्ट पिक सेव करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। तो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल आप अपने एंड से कर दीजिएगा। करने के लिए वैसे है नहीं कुछ, बट अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछेगा, टेलीग्राम पे पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो सीएसआर टॉपिक यहाँ एंड होता है। जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो सब हमने कवर कर लिया है। हाँ, अब बिजनेस इन्वायरमेंट, ये जो यूनिट 1 है इसमें 2 पार्ट्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है पूरा अच्छे से। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, बट इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गई थी। ठीक है, तो वो हम पहले देखते हैं क्या पॉइंट था। तो जिन्होंने भी रेगुलरली क्लासेस फॉलो किए हैं उन्हें याद होगा, हमने कोपरा में कुछ पेनाल्टीज पढ़े थे, कोपरा एक्ट के कुछ पेनाल्टीज पढ़े थे। ठीक है, तो पेनाल्टीज क्या थे? वो पेनाल्टीज थे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रिलेटेड, मिसलीडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड पेनाल्टीज पढ़े थे हमने कोपरा एक्ट में। अब एक जो एडिशनल पेनाल्टी है वो क्या है हम देखते हैं। तो अगर एक मैन्युफैक्चरर या सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर
कोई भी गुड्स जो बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है, उसकी वजह से अगर कंज्यूमर को, कस्टमर को, ग्राहक को इंजरी होती है, इंजरी मीन्स क्या, उसे कोई हानि पहुंचती है उससे, उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से, तो इस केस में जो जुर्माना है, जो फाइन है, वो कितना होगा, 5 लाख होगा, और साथ ही साथ जेल भी भेजा जाएगा उस मैन्युफैक्चरर को, सेलर को, जो भी उस प्रोडक्ट सर्विस को बेच रहा है उसको जेल भी भेजा जाएगा। कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए। तो 5 लाख प्लस जेल फॉर 7 years। कब, जब ग्राहक को, कंज्यूमर को इंजरी हुई है उस प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से। ठीक है, मतलब बस उनको चोट पहुंच गई या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत लगा वगा होगा, तब उस 5 लाख का फाइन और जेल 7 साल की। और अगर जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उसकी वजह से अगर कंज्यूमर की, दैट इज ग्राहक की, कस्टमर की डेथ होती है, तब क्या होगा, 10 लाख का फाइन और 7 साल की जेल, या फिर जो जेल की मतलब सजा है 7 साल से लेके जिंदगी भर, दैट इज लाइफ टाइम तक की भी हो सकती है। और ये जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है, ये सारे ऑनलाइन कंपनीज जो होते हैं ना, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जो कंपनीज ऑनलाइन भी अपना बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, उनके ऊपर भी ये लागू है। ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर भी ये लागू है। समझ गए, सब समझ गए। ये पॉइंट आप अपने बुक्स में नोट कीजिएगा। जहां आपने कोपरा के पेनाल्टीज लिखे हैं, वहीं पर नीचे साइड में ये पेनाल्टी भी मेंशन कीजिएगा। बाद में किसी ने भी मुझे बोलना नहीं है, पूछना नहीं है कि ये पॉइंट रह गया, मैं भूल गई थी बताना, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ। बट अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके बुक्स में ये पॉइंट नोट करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ गए सब? वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, जो हमारे यूनिट 1 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल बिजनेस वो हम स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले इंटरनेशनल बिजनेस के जो कंटेंट्स है, जो टॉपिक्स है इंटरनेशनल बिजनेस के, वो क्या होते हैं, हम पहले वो टॉपिक्स देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस के कंटेंट्स क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इससे 2 हेल्प होगा आपको। अगर आपने आपके कॉलेज लेवल में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है तो आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो। अगर आप पहले भी नेट सेट एग्जाम दे चुके हो तो आपको जिस टॉपिक में डिफिकल्टी होगी उस टॉपिक का ही आप वीडियो देखना। बाकी टॉपिक्स आपको आते हैं तो उसके वीडियोस मत देखना, उल्टा उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना, और आपको फिर रिवीजन के टाइम हेल्पफुल रहेगा कि कौन से टॉपिक का रिवीजन कब करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं हम पहले कंटेंट्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के। ये यूनिट 1 का ही पार्ट है, कंफ्यूज मत होना, ये नया यूनिट नहीं है, यूनिट 1 ही है, उसी का बस नया पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, वो होगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हर टॉपिक का स्कोप इम्पोर्टेंस देखते ही हैं हम, इसका भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कब आया, उसके ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखेंगे मोड्स ऑफ एंट्री, मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस में हम कैसे एंटर कर सकते हैं, क्या क्या मोड्स ऑफ एंट्री है वो देखेंगे। नेक्स्ट हो गए थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें कई सारे थ्योरीज हो गए जो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रेड के जो बैरियर्स होते हैं वो टैरिफ होते हैं, नॉन टैरिफ होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ में। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एफडीआई, एफपीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का फेमा में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद देखेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक, अनटैड, इन सबके योर्स क्या है, क्या फंक्शंस है, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है WTO। WTO में आप गैट देखोगे, ट्रिप देखोगे, ट्रिम देखोगे, और एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो देखोगे। तो WTO में हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट्स देख लिए हमने। अब इंटरनेशनल बिजनेस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और आपके पास बहुत कुछ है इस वीडियो में नोट करने के लिए भी और लर्न करने के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले से सारे वीडियोस नहीं देखे, वो भी हमारे साथ इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स कंप्लीट कर दीजिए तब तक, और बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस एंड होगा हम जो है PYQ स्टार्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस एंड होते ही PYQ स्टार्ट करेंगे हम बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। न्यू स्टूडेंट्स हो गए उन्हें भी हेल्पफुल रहेगा, उनके जो नोट्स है वो भी वो तब तक कंप्लीट कर चुके होंगे, और जिनके ऑलरेडी हो गए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना। और अगर कुछ डाउट्स हो गए तो वो आप मुझे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो या मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। आई होप आज मैंने जो भी समझाया है वो आपको समझ आ गया है, आप इसके नोट्स अच्छे से बनाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हमने जो कोर्स है वो 3 लैंग्वेजेस में स्टार्ट किया है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। MH सेट और UGC नेट का प्रिपरेशन हम करा रहे हैं कॉमर्स एस्पिरेंट चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बाकी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। Till then, take care, bye, have a nice day.